अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली सदाई कोहिस्तान पे फिर से एक बार जुड़ चुके हैं नाजरीन। आज एक और नए मेहमान के साथ आपको रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ एडवोकेट अरशद अहमद मलिक जी हैं। काफ़ी बोल्ड हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और कानून की जो है काफ़ी जो है समझ रखते हैं, तो इनसे बात करना ज़रूरी है। मैं अगर रामबन ज़िला की बात करूं तो यहाँ पे आप जानते हो कि हमारा पहाड़ी ज़िला है और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को लीगल नॉलेज जो है वो कम है। तो हमारी कोशिश रहती है कि अच्छे ऑफिसर्स और अच्छे एडवोकेट्स जो है उनसे बात करें और अच्छे लोगों से बात करें जो कानून की जो है जानकारी रखते हैं। तो आपको मैं एक और बात बताऊं कि इन्होंने जो है एक हिस्टोरिक जो है केस अभी जीता है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से, जिसमें आप जानते हो कि नेशनल हाईवे पे जितने भी एक्वायरमेंट जो लैंड जो एक्वायर की जाती थी कंपनीज़ की जानिब से, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो है लैंड एक्वायर की जाती थी 4 लाइन के लिए, उसमें एक इशू रहता था कि ROW जो उनका था उसके अंदर जो है जो मुआवजा वो देते थे, लेकिन उसके बाद जो लोगों की जो इसमें डैमेज होते थे, जो प्रॉपर्टीज़ और लैंड का जो है लॉस होता था, तो उसी के रिलेटेड कोई केस इन्होंने जीता हुआ जो हिस्टोरिक है, जो जिसके ऊपर इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनको शुभकामनाएं भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुबारक है, आपने ये केस जीता और काफ़ी इसकी डिमांड थी रामबन में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो ये केस है, ये ऑनरेबल कोर्ट में केस का नाम है नज़ीर अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था। रामबन जैसे ज़िले के लिए ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम रामबन ज़िले की बात करें तो जब यहाँ रोड कटिंग तो यहाँ हर जगह पे हो रही है। जब यहाँ रोड कटिंग हाईवे की हो रही थी तो कैफेटेरिया में लोगों के घर निकल गए। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो रामसू वाली साइड जब रोड कटिंग हो रही थी लोगों के घर उसमें भी निकल गए। फिर हम धलवास की बात करेंगे तो वहां भी लैंड सिंकिंग हुआ, लैंड सिंकिंग था या रोड की वजह से वो सारा एरिया निकल आया। मोस्ट रिसेंटली हम बात करेंगे तो परनोत की बात करेंगे, वहां पे रोड की मेंटेनेंस ग्रिफ ने नहीं की थी, जिसकी वजह से एक पूरी बस्ती निकल के आ गई। तो रामबन जैसी जगह पे इस जजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। ये जजमेंट है क्या? बेसिकली इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसला सुनाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा, अदालत आलिया ने ये कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रोड कटिंग करती है, अगर रॉ से बाहर भी कोई एरिया होगा, उस रॉ से बाहर भी कोई एरिया होगा, बट उनकी कटिंग की वजह से वो डैमेज हुआ होगा, जितना डैमेज हुआ होगा उतना सारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कोई भी एजेंसी जो कटिंग टेक प्लेस करती है वो लाइबल है इसको देने के लिए। बेसिकली ये जजमेंट का नाम है नज़ीर अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में हमारा पिटिशनर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी मैं वकालत कर रहा था अदालत आलिया में। पिटिशनर को जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा था तो हमारा इस पे स्टैंड ये था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बानिहाल वाली साइड वो रोड कटिंग कर रहे थे। रोड कटिंग करने के बाद क्या था, मेरी एक स्कूल की बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, कम से कम 3-4 करोड़ तक बिल्डिंग का प्राइस था। वो उनकी रो से बाहर था, मैं डाउन हिल साइड रह रहा था। 2020 से लेके आज तक जो पिटिशनर थे ये नेशनल हाईवे के पास गए, हर जगह गए, बट इनको खाली हाथ वापस आना पड़ा। फाइनली कम से कम 6 से 7 महीने पहले ये अदालत आलिया पहुंचे, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचे। हमने इनकी पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में डाली। हमारा ये स्टैंड था कि नेशनल हाईवे ने जो कटिंग की है, यहां पे ड्रेनेज सिस्टम की अब्सेंस है, साइड जो है अनअटेंडेड रही, जिसकी वजह से बिलाशक मैं इनकी रो से बहुत नीचे रह रहा हूं, बट इनके कंडक्ट की वजह से जो मेरी बिल्डिंग है वो डैमेज हो गई। अब ये बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था। हम बार बार हर ऑफिस गए, उनने बेचारों ने अपने पांव घिस दिए नेशनल हाईवे के पास जा जाके। हर बारी नेशनल हाईवे क्या कहती है उनको कि हमारे रो में ये नहीं है। एक तो वो कहती है हमारे रो में नहीं है, दूसरा वो बहाना कहते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है। इतने में क्या होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जब मैं इस जजमेंट को कोट करूं, हमारा यही स्टैंड रहा जो मैंने आपको कहा। इसमें जब हम बात करेंगे इस जजमेंट के पैरा 3 की बात करेंगे, यहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेम बात वही कहती है। पहली बात ये कहती है कि ये हमारे रो में फॉल नहीं करता है, और दूसरी बात ये कहती है कि ये नेचुरली इनके साथ ये डैमेज टुक प्लेस हुआ। इसको संज्ञान में
न्यायमूर्ति ने जब सुना, हाईकोर्ट में कम से कम ये 1.5 घंटे तक मैटर डिस्कस हुआ, आर्ग्यूमेंट्स चले। न्यायमूर्ति ने फाइनली इसमें एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया। इस जजमेंट की जो पैरा 6 है वो बड़ा ऐतिहासिक है, जो न्यायमूर्ति ने इसमें मेंशन किया हुआ है। इस जजमेंट में ये क्या कहते हैं, पैरा 6 में ये कहते हैं, लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नो मोर रेस इंटीग्रा बीइंग अनडिस्प्यूटेबली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायमूर्ति जब इस जजमेंट को कंक्लूड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो संविधान का आर्टिकल 300A है, ये कोई फ्रेश इशू नहीं है। काफी समय से इसको माना गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये काफी अदालतों ने, अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अदालत आलिया, हाई कोर्ट, काफी हाई कोर्ट्स ने इस चीज को कंसीडर किया है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 300 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फर्दर इसमें न्यायमूर्ति क्या कहते हैं, ये कहते हैं हैविंग बीन हेल्ड कंसिस्टेंटली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स टू बी अकिन टू अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें फर्दर ये कहता है कि काफी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने सिर्फ इसको राइट टू प्रॉपर्टी तक महदूद नहीं रखा है 300A को, उन्होंने तरजीह दी है कि जैसे राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट होता है, उसी के बरअक्स ये भी माना जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें फर्दर कहते हैं द इनएक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट हियर इन हैविंग एक्टेड कैजुअली इन द मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे थ्रो नॉट डायरेक्टली बट इंडिस्प्यूटेडली थ्रो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एंड द विक्रेस लाइबल फॉर द एक्ट एंड ओमिशन एंड कमीशन ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कैन नॉट शन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदालत आलिया ने वर्ड शन का यूज किया है अपनी जजमेंट में। वर्ड शन तब यूज होता है कि अवॉइड की जगह उन्होंने शन यूज किया, उन्होंने इस चीज पे जोर दिया कि लोगों के आशाने आप नहीं छीन सकते हो। अगर आप छीनोगे टुवर्ड्स द पिटिशनर को हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव सफर्ड अ डैमेज देयर इन एंड एज सच रेंडर द रिस्पोंडेंट हियर इन लाइबल टू कंपनसेट द पिटिशनर। ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें यही कहा कि आप लोग पहले किसी जगह की कटिंग करोगे, कटिंग करने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारी रॉ में फॉल नहीं कर रहा या हम इसके लिए लाइबल नहीं है, चाहे कोई भी आपकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हो। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से किसी आदमी का आशियाना छिन गया है, किसी आदमी का घर उससे छिन चुका है, आप लाइबल हो उसको कंपनसेट करने के लिए। अदालत आलिया ने कहा कि सिर्फ कंपनसेशन नहीं दोगे, 6% इंटरेस्ट के साथ आप इसमें कंपनसेशन। बिल्कुल, आपने केस जीता है तो इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, और सुनने वाले भी जो है बराबर आपको देख रहे हैं। और आपसे मैं रामबन ज़िला की अगर बात करूं तो यहाँ पे जब 4 लाइन को तामीर करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज का काम शुरू हुआ तो यहाँ पे काफ़ी सारे नॉर्म्स को जो है वायलेट किया गया। अगर मैं बात करूँ इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो भी प्रोजेक्ट आता है तो उसमें जब आप किसी की लैंड एक्वायर करोगे या उसका मकान एक्वायर करोगे, वो आपको 4 लाइन तामीर करना या नेशनल प्रोजेक्ट है तो उसमें रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का जो है वो बराबर जो लिखा हुआ है वो कानूनी जो लवाजमात है उसके तहत जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसे जो है वायलेट किया गया। यहाँ आप बात करेंगे डलवास के अंदर जो है 40 घर जो है वो डैमेज हुए, उन्हें अभी तक जो है मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि डैमेज में था तो उन्हें मुआवजा नहीं मिला, वो भी पेंडिंग है। और साथ में अगर बात करें तो जो इस पे सराउंडिंग एरिया जो हाईवे के नाशरी से बनिहाल तक की बात करूं, इसमें काफ़ी सारी शॉप्स का जो है लॉस हुआ लोगों का, और जिनका कारोबार भी छिन गया। आपने मुआवजा तो उनको दिया लेकिन उस हिसाब से मुआवजा नहीं मिला कि वो दूसरी जगह सेटल हो पाए। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, इसी तरीके का ये भी इशू जो आपने मुझे बोला, सिमिलर ये इशू बानिहाल में था। तो जब अदालत आलिया के सामने ये मैटर आया, अदालत आलिया ने कंसीडर किया और पिटिशनर को मुआवजा दिलाया जो लीगली इंटाइटल टू अटेन था। सिमिलरली अगर जो भी लोग इस चीज में सफर कर रहे हैं उनके पास अदालत का दरवाजा हमेशा खुला है। सर एक बात, जब कंपनी कोई यहाँ पे काम करती है, तामीराती काम जब शुरू होता है तो उसको उन एग्रीमेंट्स पे साइन किया जाता है, तो उस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो साइन करते हैं, तो वो क्या उन नॉर्म्स को नहीं देखते? देखिए, अदालत जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट जो है वो एक एग्जीक्यूटिंग बॉडी है।
गवर्नमेंट जो भी एक्ट करेगी, अगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो अदालत आलिया उसमें स्टैंड करेगा और गवर्नमेंट को कहेगा कि तुमने गलत किया, अब तुम पैसे दो। तो अगर ऐसे मामलात जो आपने अभी सुनाए, जितने भी लोग इसमें परेशान हैं, वो अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाए या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रामबन का दरवाजा खटखटाए, इस जजमेंट को नजीर अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की जजमेंट को ऑनरेबल कोर्ट में कोर्ट करे, तो डेफिनेटली अदालत आलिया तो रिलीफ देगी देगी। हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रामबन जो है, इसमें भी जो आज सिटिंग जज है, बहुत ही डायनामिक जज है, बहुत ही बोल्ड जज है, बड़े बेहतर जज है, डेफिनेटली उनको इंसाफ कोर्ट से मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अरशद अहमद मलिक जी, जिन्होंने जो हिस्टोरिक केस जो है वो जीता है, जिसकी सख्त ज़रूरत थी। यहाँ पे अगर मैं रामबन की बात करूँ तो यहाँ पे तामीराती काम जब 4 लाइन का शुरू हुआ तो यहाँ पे लोगों के जो घर है वो और ज़मीनें उनकी जो एक्वायर की गई नेशनल प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन उसमें जो ROW के अंडर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ आ रही थी उनका ही जो है उन्हें मुआवजा मिल रहा था, लेकिन जो डैमेज केसेस है वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बना हुआ था और सिरदर्दी बनी थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी। अब जो इस तरह के अगर केसेस अगर इसकी जजमेंट पे जो है उन केसेस को भी जो है उसी तर्ज पे जो है हल किया जा सकता है। तो ये मेरे साथ सीधी बातचीत कर रहे थे अरशद अहमद मलिक जी। आप देख रहे हो ये इंटरव्यू डेली सदाए कोहिस्तान पे। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।